नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दादरी और हापुड़ में जनसभाएं की। दादरी में उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन वहां तुरंत ही विवाद भी खड़ा हो गया। मूर्ति को लेकर हो रही सियासत के बारे में रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा शुरू होने से पहले हुई मूसलाधार बारिश के चलते मैदान में पानी भर गया और कुर्सियां गीली। फिर भी सभा में हजारों लोग पहुंचे। दादरी और जेवर की इस विधानसभा में गुर्जर और राजपूत जाति का खासा प्रभाव है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने सम्राट मिहिर भोज से लेकर धन सिंह कोतवाल और ठाकुर रोशन सिंह को खूब याद किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण भी किया, लेकिन सभा खत्म होते ही गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आनन फानन में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के पास पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज लिखा हुआ था। कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से रात को 2 बजे के बाद जिन लोगों ने इस पे एक गलत वो करा के उसको ऊपर कलर कर दिया, ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करते हैं। दरअसल जब से सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी है, तब से इलाके के राजपूत और गुर्जर दोनों इन्हें अपना बता रहे हैं। कई पंचायतें हुई। तनाव बढ़ता देखकर प्रशासन ने राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि चंद लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं। गुर्जर और राजपूत को अलग जाति नहीं है, दोनों एक परिवार है। हमारे पिता एक हैं, उनकी 2 संतान जैसे होती हैं, तो उनको भी मानने का अधिकार है, हमें मानने का। ये विवाद कहाँ से आ गया कि इस पर राजपूत और गुर्जर अलग अलग क्लेम कर रहे हैं? आखिर क्यों उनको एक जाति में? मैंने बताया ना, क्लेम कर ही नहीं रहे। दोनों एक है। बैठ करके जो बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे, तमाम सारे गुर्जर यहाँ पर आए हुए थे महासभा के, और बोले कि भाई गुर्जर नहीं है। मैं बताया ना, किसी पार्टी के 2-4 तो लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, वो समर्थित हो सकते हैं उनके। इसकी जांच कराई जा रही है। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजा थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये एक गुजरात और राजस्थान के बीच का जो जोधपुर का जो क्षेत्र है, उस इलाके का एक गुज्जर एक क्षेत्र है, भौगोलिक एरिया। और उस भौगोलिक एरिया में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें हम गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। अगर चूंकि उस आधार पे हम देखें, तो चूंकि उस समय राजपूतों का कोई वर्णन नहीं था, तो जो आज गुर्जर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और मिहिर भोज भी गुर्जर थे, शायद सही प्रतीत होता है। तीसरी विचारधारा थी जो प्रतिहारों की खुद की अपनी है। प्रतिहारों ने अपने आप को राजपूत माना, उन्होंने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इस आधार पर राजपूत क्लेम करते हैं कि जो गुज्जर प्रतिहार में प्रतिहारों की बात है, वो राजपूत थे। बाकायदा जातियों को लेकर एक टकराहट की स्थिति पैदा की जाने की कोशिश लोगों के जरिए की जाती है। तो इस पर नाम जो लिखा गया है, तो उस नाम को भी अभी फिलहाल आप देखिए कि जो नीचे वो एक पीले कलर के तौलिए से उसको फिलहाल ढक दिया गया है, जहां पर सम्राट मिहिर भोज का नाम होता है। दादरी से अश्विनी मेहरा के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज प्रयागराज में बाघंबरी मठ के अंदर भू समाधि दे दी गई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर की यात्रा संगम तट पर गई, जहां उन्हें तीनों नदियों के जल से स्नान कराया गया। बाद में उन्हें मठ में भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा बाघंबरी मठ से संगम की तरफ चली। जिस ट्रक पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, उसे पीले नारंगी गेंदे के फूलों और हरी पत्तियों की लड़ियों से सजाया गया था। उन्हें अंतिम विदाई देने साधु संतों और आम लोगों के अलावा डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और कई दूसरे राजनेता पहुंचे। रथ के आगे ढोल नगाड़े उनके ब्रह्मलीन होने की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे।
ओम साक्षात ब्रह्म है। सन्यासी जो है ओम परमात्मा का जप करता है, इसलिए जो शरीर पंचभूत शरीर शांत हुई है वह गुरु के चरणों में जाकर के, भगवान के चरणों में जाकर के स्थापित हो गई है, अर्थात शिव धाम को प्राप्त कर ली है। महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को अपने बाघंबरी मठ में रहस्यमयी हालात में मरे मिले थे। उनके शिष्यों का कहना था कि दोपहर के भोजन के बाद वो आराम करने गए लेकिन बाहर नहीं निकले। दरवाजा खटखटाने पे जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तब लोगों की चिंताएं बढ़ी। कमरा खटखटाया गया, उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और उनके शिष्यों का कहना है कि वो यहाँ पे पंखे से लटकते हुए उन्होंने देखा। उनको लगा कि शायद जिंदा हो, जान बचाई जा सकती है, तो उन्होंने नीचे उतारा और जब उन्हें लगा कि उनका देहावसान हो गया है तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। महंत की अंतिम यात्रा में संगम पे भी उनके भक्तों की भीड़ थी। यहाँ तमाम साधु संतों ने उन्हें संगम के जल से स्नान कराया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर संगम किनारे बड़े हनुमान जी के मंदिर ले जाया गया, जिस मंदिर का वे वर्षों से संचालन कर रहे थे। मंदिर से उनकी अंतिम यात्रा मठ पहुंची, जहां उन्हें उनके गुरु की समाधि के बगल में भू समाधि दी गई। इसके लिए धार्मिक रस्में बहुत देर तक चली। जो यजुर्वेद के मंत्र 16 मंत्र हैं, उनसे समाधि के पूज्य संत की पूजा होती है, उनका स्नान होता है, बंदन होता है, अर्चन होता है, दुग्ध स्नान होता है, गंगा जल से, पंचामृत से, इत्र से, तमाम प्रकार के षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं। और उन्हें जिस जैसे मूर्ति स्थापना के पहले हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे समाधि में जाने के पहले पूज्य संत की पंचभौतिक शरीर की पूजा करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जिसके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी और आद्या तिवारी को आज जेल भेज दिया गया। कोर्ट से निकलते समय उनकी पिटाई की बातें भी कही जा रही हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में इन दोनों को ही आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी बताया था। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी और अमित शाह जी को भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं करने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमला पार्टी है, वे झूठ फैला रहे हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं है। हम लोग एक बात सब कहना चाहती हूँ, देखो नरेंद्र मोदी जी, देखो अमित शाह भैया जी, मैं तो आपको भैया कह सकती हूँ कि ये हमारा कटीसी है, लेकिन ये बात मत समझो कि इंडिया को अब तालिबान बना देंगे और सबको गाली देंगे, ये हम नहीं करने देंगे। इंडिया इंडिया रहेगा, गांधी जी रहेगा, नेताजी रहेगा, अबुल कलाम आजाद रहेगा, एपीजे कलाम रहेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर रहेगा, विवेकानंद रहेगा, लेकिन हम देश को टुकड़ा करने नहीं देगा और हम हमारा बंगाल को भी टुकड़ा करने नहीं देगा। यही हमारा लड़ाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि कोरोना से हुई हर मौत के मामले में परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि यह फैसला भविष्य में भी जारी रहेगा। ये मुआवजा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दिया जाएगा। मुआवजे के लिए मौत के कारण को कोरोना के रूप में प्रमाणित कराना होगा। दस्तावेज जमा कराने के लिए 30 दिनों के अंदर दावों को निपटाने का आदेश दिया गया है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के मामले में जांच जारी है। चेन्नई में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके नाम पर आयात निर्यात लाइसेंस लिया गया था। इसका पंजीकृत पता विजयवाड़ा में है। गुजरात और आंध्र प्रदेश का नारकोटिक ट्रेल से क्या संबंध है, देखिए ये रिपोर्ट।
गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप अब तक की सबसे बड़ी पकड़ी गई खेप बताई जा रही है। डीआरआई इसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए बता रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हेरोइन की ये खेप टैल्कम पाउडर के आयात के नाम पर मंगाई गई थी। ये विजयवाड़ा की आशी ट्रेडिंग कंपनी का ऑर्डर था। ये कंपनी अफगानिस्तान से टैल्कम पाउडर आयात करने का दावा करती है और उन्हें ईरान के अब्बास पोर्ट से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक भेजती है। लेकिन डीआरआई का आरोप है कि वो कंधार में हसन हुसैन लिमिटेड से आयातित टैल्कम पाउडर के नाम पर हेरोइन की तस्करी कर रही थी। वो दोनों कंसाइनमेंट के अंदर 20 किलो की जो एक बड़ी बैग रहती है, बड़ी बैग के अंदर 3 लेयर में ये ड्रग्स भेजा गया था जो कि हेरोइन था। अभी हालांकि दोनों एक्यूज्ड अभी पालारा जेल के अंदर है, दोनों हस्बैंड वाइफ। इनको लेकर के अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होना है। अभी उसकी रिमांड आज से हमें मिले हैं दोनों की। अभी इनिशियल स्टेज पे हमारे एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारे अफसर बहुत इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अभी क्या होगा 10 दिन के अंदर और नए कौन से मोड पर हमारा इन्वेस्टिगेशन जाना है वो अभी पता नहीं है। मामला इसलिए भी संगीन है कि डीआरआई के मुताबिक इस हेरोइन का वास्ता तालिबान से हो सकता है। अफगानिस्तान में इस साल जून जुलाई में बड़ी मात्रा में अफीम हुई है। 2 महीने जो हालात रहे उसकी वजह से ये ड्रग्स कहीं भेजे नहीं जा सके। अब आने वाले महीनों में ऐसी कई खेप दुनिया के अलग अलग बंदरगाहों पर मिल सकती हैं। भारत के लिए चुनौती बड़ी होती जा रही है क्योंकि इस खेल में पाकिस्तान भी शामिल माना जाता है। कई मामलों में साफ हो चुका है कि ड्रग के जरिए पाकिस्तान आतंक को हवा देता रहा है। डीआरआई के मुताबिक इसका रेट कार्ड भी तय है और किलो के हिसाब से हर गुट पैसा कमाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक तालिबान हर किलो पर $12 की कमीशन लेता रहा है, जबकि आईसिस का कमीशन $10 रहा है। वैसे एनसीबी के मुताबिक पाकिस्तान अफीम की सबसे ज्यादा तस्करी करता है और इसके लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर का रास्ता इस्तेमाल करता है। लेकिन डीआरआई के मुताबिक अब समुद्र के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया में भी तस्करी हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले गोल्डन क्रेसेंट, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के और गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, थाईलैंड और लेओस से सामने आते हैं। उधर अब ये मामला राजनीतिक भी हो चुका है क्योंकि गुजरात में अगले साल चुनाव है। ऐसा लगता है यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खा रही है और बिल्ली दूध की रखवाली नहीं, बिल्ली ने तो दूध पी लिया। तो आपने 3000 किलो पकड़ के तो वाहवाही कर दी, पर यह नहीं बताया इसी कंपनी ने 1 महीना पहले कि भैया 25,000 किलो मंगवा ली और देश में फेंक डाली है और देश के युवाओं को जहर की खेती में धकेला जा रहा है। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए सबसे पहले, अगला कदम उसके बाद होगा। वैसे इस मामले में अडानी ग्रुप ने भी बयान जारी किया है और कहा है उनकी कंपनी APSCZ एक पोर्ट ऑपरेटर है जिसका काम शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करना है। देश में कहीं भी ऑपरेटर कंटेनर्स की जांच नहीं कर सकते, उनका काम बस बंदरगाह चलाना है। डीआरआई और कस्टम की टीम को बधाई कि उन्होंने ये खेप पकड़ी। हमें उम्मीद है कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ चल रहा दुर्भावनापूर्ण प्रचार रुक जाएगा। अब ये सवाल है कि क्या 3000 किलो हेरोइन का कारोबार किसी एक दंपति या कंपनी का काम भर हो सकता है? सही जांच के बाद ही इसका सच सामने आ पाएगा। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ये एक एस्टैब्लिश रूट रहा है भारत में ड्रग्स का आने के लिए, लेकिन क्योंकि मामला इस बार गुजरात पोर्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए राजनीतिक होना इसका लाजमी है। अब इसमें मल्टी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो लॉन्च की गई हैं। डीआरआई जो है वो नेतृत्व कर रहा है सभी इन्वेस्टिगेशंस का, लेकिन क्योंकि मामला अब नार्को टेररिज्म का भी जो है जांच किया जा रहा है इसलिए आईबी और RNW और साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस प्रोब को ज्वाइन कर चुके हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।